हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी जर्नी फ्रॉम बेंगलोर टू पेरिस। और अभी जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम पहुँच चुके थे बेंगलोर एयरपोर्ट पे, और बेंगलोर से हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए, और फिर दिल्ली से हमारी दूसरी फ़्लाइट थी पेरिस के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेंगलोर एयरपोर्ट पे हमारी फ़्लाइट थी टर्मिनल 2 से। रिसेंटली इस टर्मिनल की ओपनिंग हुई और यहाँ का आर्किटेक्चर देखने लायक था। जिस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है वो एकदम वर्ल्ड क्लास था। तो यहाँ पे हम अपना बैगेज वगैरह सबमिट करके हम बढ़ गए सिक्योरिटी चेकअप की तरफ। और सिक्योरिटी चेकअप के बाद में हमारे पास में काफ़ी सारा टाइम बच गया था, तो हम उस टाइम को यूज़ करने लगे एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। बेंगलोर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 में देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक झरना, यहाँ पे लोग खड़े होकर अपने फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। बेंगलोर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को गार्डन सिटी थीम पे बनाया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि पूरे के पूरे गार्डन को ही एयरपोर्ट के आर्किटेक्चर में इनबिल्ट कर दिया गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे हमको मिला बेंगलोर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का ड्यूटी फ्री एरिया। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स की शॉप थी, जिसमें कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी थे। यहाँ पे जो पासेस था वो कंपैरेटिवली छोटा था दिल्ली एयरपोर्ट से, पर फिर भी एनफ था। वहाँ पे 24/7 शॉप्स ओपन थी, और इवन दो इस पर्टिकुलर टाइम पे रात के 3 बज गए थे, सारी की सारी शॉप्स फंक्शनल थी, और इवन वहाँ पे कस्टमर्स भी थे। तो हम ड्यूटी फ्री एरिया को पार करते हुए बढ़ गए अपने गेट्स की तरफ। और हमारी फ़्लाइट एक्चुअली विस्तारा के साथ में बुक थी, तो दोनों की दोनों फ़्लाइट्स हमारी विस्तारा से ही थी। तो हम वहाँ से पहुँच गए अपने गेट की तरफ, और फिर हम वेट करने लगे बोर्डिंग के लिए। एयरपोर्ट की बड़ी बड़ी विंडोज़ से हमने वहाँ पे सनराइज़ को एंजॉय किया, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। और अराउंड 1 घंटे के इंतज़ार के बाद में हम लोगों की फ़्लाइट में बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, और 20 मिनट के अंदर ही सब लोग फ़्लाइट पे बोर्ड हो गए। वैसे ये मेरी लाइफ की पहली फ़्लाइट थी, तो इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। अराउंड 15 मिनट तक हम लोगों को टैक्सी किया गया, और फिर हम रनवे की तरफ बढ़ गए। और वहाँ पे बढ़ते ही अराउंड हमारे सामने 2 और फ्लाइट्स ने टेक ऑफ किया, और उसके बाद में हमारी बारी आ गई, और फिर हमारी फ़्लाइट ने भी टेक ऑफ कर दिया। वैसे जब हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ झटके टाइप्स का लगेगा, लेकिन जस्ट एक रोलर कोस्टर टाइप से फीलिंग आई, क्योंकि ये मेरे लाइफ की पहली फ़्लाइट थी, और मेरे को इससे पहले नहीं पता था कि किस टाइप से फ़ील होगा। लेकिन फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी। आराम से हम लोग हवा में चले गए, और बहुत जल्दी हम लोग बेंगलोर के बादलों के अंदर थे। वैसे क्योंकि सुबह का टाइम था, तो बादल भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, और मौसम भी बिल्कुल साफ़ था। तो बहुत ही जल्दी हम लोग बादलों के ऊपर पहुंच गए, और जो फ़्लाइट की एक पर्टिकुलर हाइट थी, उस हाइट पे हम लोग पहुंचने के बाद में दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। और ये फ़्लाइट टोटली लगभग 2 घंटे 30 मिनट की थी, लेकिन क्योंकि मौसम साफ़ था और कहीं पे भी रूट को चेंज नहीं करना पड़ा, तो सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही हम लोग दिल्ली में लैंड कर दिए। इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे सामने कोई स्क्रीन तो नहीं थी, क्योंकि ये एक छोटी फ़्लाइट थी। तो मैं कंटिन्यूसली फ़्लाइट के वाईफाई से जो मैप दिया गया था उसमें देख रहा था कि हम कौन सी सिटीज़ को पार कर रहे हैं। तो वैसे हमने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को ही अराउंड 2 घंटे के अंदर पार कर दिया। लगभग 12 बजे के आसपास हम लोगों ने दिल्ली में लैंड किया। लैंडिंग भी वैसे स्मूथ ही थी। जस्ट जब लैंडिंग गियर्स ज़मीन से टच हुए तो थोड़ा सा झटके जैसे लगा, लेकिन जैसे ही हम लोग लैंड हुए, उन्होंने फटाक से फ्लैप्स खोल दिए और हमारी स्पीड डिक्रीज़ हो गई, और बहुत ही जल्दी हम लोग रनवे को छोड़ के अपने टर्मिनल की तरफ बढ़ गए। वैसे रनवे से टर्मिनल तक जाते टाइम भी हमको काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ा। इस बीच हमने ऑलमोस्ट पूरे दिल्ली एयरपोर्ट को देख लिया। फिर हम लोग पर्टिकुलर टर्मिनल पॉइंट पे पहुंच गए, और उन लोगों ने एरोप्लेन को सही से पार कर दिया, और फिर उसको ब्रिज से कनेक्ट किया, और फिर हम लोग ब्रिज से होते हुए एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए।
दिल्ली एयरपोर्ट में क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक फ़्लाइट से आए थे, तो अगेन हमारा सिक्योरिटी चेक होना था फॉर द इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। तो उसके लिए भी हमको एक काफ़ी लंबा रूट तय करना पड़ा। तो यहाँ पे इस टाइप के एस्केलेटर्स लगे हुए थे जिस पे आप खड़े हो सकते हो और फिर ये ऑटोमेटिकली आपको आगे की तरफ मूव करते रहेंगे। तो सिक्योरिटी चेक होने के बाद में क्योंकि हमारे पास में थोड़ा सा टाइम था, तो हमने थोड़ा बहुत दिल्ली एयरपोर्ट को भी एक्सप्लोर किया। और उसके बाद में दिल्ली एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री एरिया को क्रॉस करते हुए हम लोग बढ़ गए अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। दिल्ली एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया के अंदर जितनी भी शॉप्स थी वो ऑलमोस्ट ओपन टाइप से थी, जबकि बेंगलोर में इसका उल्टा वो क्लोज शॉप टाइप से थी। वैसे दिल्ली एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था कंपेयर टू बेंगलोर के एयरपोर्ट से। तो अपने बोर्डिंग गेट की तरफ जाते हुए मैंने वहाँ पे बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स देखे, जैसे कि एयरटेल वालों ने लगा रखे थे। तो मैंने वहाँ बैठ के अपने फ़ोन और पावर बैंक को एक बार चार्ज कर दिया। और फ़ोन चार्ज करने के बाद में मैंने वहाँ पे देखा कि एक लॉन्च था। तो जैसा कि हम सब लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो बताते हैं कि आपको फ्री लॉन्च एक्सेस मिलेगा। तो मैंने भी अपने पास जितने भी 3-4 क्रेडिट कार्ड थे तो उनसे ट्राई किया कि किसी एक से मेरे को एक्सेस मिल जाए, और एक पर्टिकुलर कार पे मेरा एक्सेस अप्रूव्ड हो गया। तो फिर मैंने वहाँ जाके एक बार लंच कर दिया। वैसे वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ के खाने थे और मैं सबको तो ट्राई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बरपेट खाना खा लिया। वैसे प्लेन पे वापस से खाना मिलना था, फिर भी मैंने एक बार वहाँ पे खाना खा लिया। और खाना खा के कुछ देर वेट करने के बाद में, क्योंकि मेरे फ़्लाइट की टाइम ऑलमोस्ट हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अभी हमको निकल जाना चाहिए बोर्डिंग गेट की तरफ, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि 30 मिनट के अंदर हमारे फ़्लाइट की बोर्डिंग होने वाली है। तो हम लॉन्च से सीधा निकल गए अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, और वहाँ पे खड़ी कुछ पार्किंग वाली प्लेन्स को जूम कर कर के देखने के बाद में हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। और हम लोग ब्रिज से रवाना हो गए अपने प्लेन की तरफ और अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ गए। वैसे ये वाला प्लेन बहुत ही बड़ा था। इसमें एक्चुअली 2 ब्रिज लगाए हुए थे अंदर जाने के लिए, बिज़नेस क्लास वालों के लिए डिफरेंट और प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी वालों के लिए डिफरेंट। इस पर्टिकुलर प्लेन के एक रो के अंदर 9 सीट्स थी, लेकिन ऑलमोस्ट आधा प्लेन खाली था। मेरे पास वाले जो दोनों सीट्स थी, दोनों के ऊपर कोई नहीं आया। इवन वहाँ पे लोग पूरा 3 सीट पे जैसे बस के अंदर सोते हैं कभी कभी, उस टाइप से सो भी रहे थे। वैसे ये प्लेन सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैं बेंगलोर से दिल्ली जिस प्लेन में आया था उसके कंपेयर में इस प्लेन की साइज़ सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। और नॉट इवन प्लेन, लाइक इवन दिल्ली का एयरपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो हमको रनवे तक जाने के लिए जो टैक्सी करना पड़ा, वो टैक्सी वे के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। इस बीच में हमने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, अलग अलग टर्मिनल्स देखे, अलग अलग कंपनीज़ के प्लेन्स देखे, इवन प्राइवेट जेट्स वगैरह वो भी वहाँ पे सब खड़े थे। तो उन सब को देखते हुए हम लोग बढ़ गए रनवे की तरफ। और रनवे पे पहुंचते ही हमारे फ़्लाइट ने दौड़ लगाई और वो फिर से पहुंच गया बादलों के बीच। पर्टिकुलरली इस फ़्लाइट के लिए मेरी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा थी, क्योंकि मैं पहली बार किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को जा रहा था। और इस पर्टिकुलर फ़्लाइट के अंदर एक स्क्रीन भी लगी हुई थी जिसमें आप पूरा फ़्लाइट पाथ देख सकते थे, और ये भी देख सकते थे कि अभी पर्टिकुलर टाइम पे प्लेन किस सिटी को पार कर रहा है। तो क्योंकि मेरे को जियोग्राफी का बहुत ही ज़्यादा शौक है,
मैप्स वगैरह तो मेरे को देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम इस फ्लाइट में उसी मैप को देखते हुए ख़त्म हुआ। वैसे क्योंकि मैं पिछले अराउंड 36 आवर्स से ट्रैवल कर रहा था, तो नींद भी काफ़ी आ रही थी, लेकिन छोटी छोटी झपकियाँ लेते लेते क्योंकि वो मैप देखना था, इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम उसी स्क्रीन पे बिताया और सोने की जगह पे मैं मैप ही देखता रहा। ये पर्टिकुलर फ़्लाइट ऑलमोस्ट 8 आवर 30 मिनट की थी, और इसमें हम लोग इंडिया को पंजाब के ऊपर से क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में एंटर हुए, जिसमें हमने सबसे पहले लाहौर सिटी को देखा। उसके बाद में इस फ़्लाइट को अफ़गानिस्तान में कंधार के पास से होकर गुजरना था, लेकिन मे भी वहाँ पे वेदर अच्छा नहीं था, और फिर फ़्लाइट रूट को चेंज कर दिया और ये चली गई तजाकिस्तान की तरफ। वहाँ से ये गई उज़्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद में कैस्पियन सी को पार करते हुए ये फ़्लाइट आगे बढ़ गई ब्लैक सी की तरफ। वहाँ से टर्की के बॉर्डर के पास से होते हुए ये फ़्लाइट एंटर की यूरोप के एयर स्पेस में। वहाँ से इस फ़्लाइट को जर्मनी के ऊपर से होते हुए लग्जमबर्ग के ऊपर से घुमा के फिर हम लोग पहुँचे फ्रांस के एयर स्पेस में, और फिर ये फ़्लाइट गई पेरिस की तरफ। सो इन टोटल इस फ़्लाइट को जो पाथ लेना था, ये उस पाथ से बहुत ही अलग पाथ को लेके डेस्टिनेशन तक पहुंची थी, लेकिन फिर भी विद द ग्रेट एविएशन कैलकुलेशन जो हमारा फाइनल रीच टाइम था, ये उससे ऑलमोस्ट 10-20 मिनट पहले ही लैंड कर गई। और इस पूरी जर्नी के अंदर जो नज़ारे दिख रहे थे वो सच में ब्रेथ टेकिंग थे। मेरे को नीचे से पूरी की पूरी सिटीज़ दिखाई दे रही थी, पूरी की पूरी रिवर्स दिखाई दे रही थी। इवन अफ़गानिस्तान के ऊपर से जब गुजर रही थी तो बहुत सारे माउंटेन पीक्स दिखाई दे रहे थे जो कि बर्फ़ से पूरे एकदम ढके हुए थे। तो ये फ़्लाइट सच में मेरे लिए तो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, और मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, तो मैंने टर्बुलेंस के बारे में पढ़ा था, और मैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था कि पता नहीं उसमें क्या फ़ील होता होगा, क्योंकि मैंने कुछ रियली बैड एक्सपीरियंस के बारे में सुना था। लेकिन इस फ़्लाइट के अंदर मेरे को ज़्यादा टर्बुलेंस तो फ़ील नहीं हुआ, लेकिन थोड़े बहुत झटके लगे, क्योंकि जब भी एक अचानक से बादल आ जाते थे तो थोड़ा बहुत प्लेन मूव होने लगता था। लेकिन फिर भी हमारी फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रही। और अराउंड 8 PM पेरिस के टाइम पे हम लोग पेरिस के CDG एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर दिए। पेरिस के एयरपोर्ट पे भी हमारी लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी, और हम लोग लैंड करते ही सीधा बढ़ गए अपने टर्मिनल की तरफ। लेकिन पेरिस का एयरपोर्ट सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हमको अपने टर्मिनल तक पहुंचते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और इस बीच में हमने ऑलमोस्ट पूरे पेरिस के एयरपोर्ट को देख लिया। वहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के प्लेन्स भी हमने देखे, और क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सनसेट होने का टाइम था, तो जो नज़ारा था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, और हमने इसको काफ़ी इन्जॉय किया। तो प्लेन से उतरते ही हमारा सबसे पहले जो प्रोसेस होना था वो था इमिग्रेशन का प्रोसेस, जहाँ पे हमारे वीज़ा पे स्टैंप लगना था। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमको ऑलमोस्ट 30 मिनट लग गए।
और इमिग्रेशन क्लियर होते ही मैं चला गया अपने बैग्स को कलेक्ट करने के लिए, और फिर मेरे को वहाँ से कॉलेज की तरफ से पिकअप था मेरी अकोमोडेशन तक। बट क्योंकि जो पिकअप के लिए आदमी आया था उसको इंग्लिश नहीं आती थी और मेरे को फ्रेंच नहीं आती थी, तो वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसकी वजह से उसने मेरे को टैक्सी में बिठा दिया। और फिर मैं टैक्सी में बैठ के अपने एड्रेस तक आ गया जो मैंने पहले से बुक कर रखा था यहाँ पे यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन। वैसे ये पिकअप वाली मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यूनिवर्सिटी को बोल दिया है और उन्होंने बोला है कि जो मैंने टैक्सी का भाड़ा दिया है वो रिफ़ंड हो जाएगा, तो होप सो वो हो जाए। और टैक्सी वाला एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जो टैक्सी का ड्राइवर था वो मोरक्को से था और हमने काफ़ी सारी बातें की पूरे टैक्सी राइड के दौरान। तो ये थी मेरी जर्नी विस्तारा के साथ में बेंगलोर से पेरिस तक के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।